खबर आ रही है। देखिए, आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने एक मजदूर को थप्पड़ जड़ दिया है, जिसका वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, सोशल मीडिया पर विधायक जी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। दरअसल निर्माण कार्य के दौरान कुछ गलतियां मजदूर से हुई, जिसे देखकर चंद्रशेखर भड़क उठे और उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। बनावेगा उसके बाद काम होगा। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। सुखावेगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और देखिए, ये तस्वीर बुड़कों की ओर से बन रहा था ये ड्रेनेज। निरीक्षण के दौरान उन्हें गुस्सा आया। मजदूर को अपशब्द कहने की बात भी सामने आ रही है और सरेआम सबके सामने उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। मधेपुरा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे आरजेडी विधायक ने मजदूर को थप्पड़ जड़ा है। नहीं, ये पानी सुखावेगा, बेड बनावेगा, उसके बाद काम होगा। समझ गए? पानी सुखावेगा। पकड़ो। वो तो पानी में फोन किसको कर रहा है तुमने? ठेकेदार से बात कीजिए ना। ठेकेदार से बात कर। ठेकेदार से की बात करने चाहिए। पानी सूखेगी ना। फोन किसको कर रहा है तुमने? ठेकेदार से बात कीजिए ना। ठेकेदार से बात कर। ठेकेदार से की बात करने चाहिए। ठेकेदार से बात। नहीं, ये पानी सुखावेगा, बेड बनावेगा, उसके बाद काम होगा। और देखिए, 25 नवंबर यानी कि कल मंत्रियों को लेकर एक बैठक होने वाली है, यानी कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी। और इससे पहले लगातार ताबड़तोड़ मंत्रियों की तरफ से अपनी जिम्मेदारी संभाली जा रही है। इसी बीच मद्य निषेध विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। और आपको बता दें कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। शीतकालीन विधानसभा के सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। और इससे पहले कैसे मंत्रीगण पदभार संभाल रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज विभाग में हम आए हैं और बहुत दिनों के बाद ये विभाग मेरे जिम्मे था ही। पूरी समीक्षा वगैरह करके जितना ज़्यादा बेहतर काम हो सकता है उसको करेंगे, बस इतना ही। सर, आपके पास वित्त विभाग भी है, कैसा जिम्मेदारियां हैं? वित्त विभाग में पूछिएगा। चलिए ठीक है। शराबबंदी को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता रहा है। अब जिम्मेवारी शराब कुछ नहीं, शराबबंदी रहेगी, उसमें गड़बड़ी जो हो उसको ठीक करेंगे। और देखिए, पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और तैयारियां पूरी चल रही है। कल कैबिनेट की पहली बैठक होनी है और इससे पहले मंत्रीगण अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ मंत्रियों ने कुछ दिन पहले ही अपनी जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन कुछ जो शेष रह गए थे वो आज के दिन अपनी जिम्मेदारियों को संभालते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग निश्चित रूप से आने वाले दिनों में काफी आगे होगा। और हम लोग तमाम जितने मंत्री हैं सभी विभागों में सब लोग मिलकर के एक नए बिहार, विकसित बिहार के लिए काम करेंगे। और श्रम संसाधन मंत्री संजय टाइगर ने भी अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए कहा है कि हम पूरी तरीके से जनता के दिए गए जनादेश का पालन करेंगे और जो भी कार्य हमें सौंपा जाएगा वो हम पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। जनता की सेवा पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से जो काम चल रहा है उस काम को और गति देना, उसको और आगे बढ़ाना और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य को पूरा करना, यही हमारा उद्देश्य है। कौशल विकास आगे बढ़े, श्रमिकों के कल्याण के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे और समीक्षा के बाद हम सब प्राथमिकता भी तय करेंगे
और आपको बाद में हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उससे भी आपको अवगत कराया जाए। अगली खबर आपको झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री से जुड़ी हुई बताते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। दरअसल सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो नारायणपुर पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिले के अधिकारियों के सामने उन्होंने बता दिया कि आप सभी लोग एसआईआर का विरोध कर दें। अगर कोई भी बीएलओ आपके घर पर आए तो उसे घर में ही बंद कर दें। बीएलओ नाम काटने आ रहा है, उसे घर में बंद कर दीजिए, मेरे आने के बाद ही उसको छोड़िएगा। इरफान अंसारी के इस बयान को आपको सुनवाते हैं। बिहार में 65 लाख रुपया हमारा भोग को काट दिया। 65 लाख का मतलब होता है 80 विधानसभा छीन लिया हमसे, और अब बंगाल में से एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट में बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। किसी कीमत पर मैं बता दे रहा हूं आपको, अपना नाम नहीं काटने दीजिएगा। और देखिए, इरफान अंसारी के इसी विवादित बयान को लेकर झारखंड की सियासत सुलग गई है। अलग अलग दल के नेता क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। अपने तरीके हैं विरोध करने के, हम सतर्क रहने हमने अपने कार्यकर्ताओं को बोला है। पता चलेगा कहीं पर ऐसी भी बातें सामने आ जाएंगी कि विरोध थोड़ा चरम पर पहुंच सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना है। इरफान अंसारी जी अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति किया है, किस तरह से वो विरोध करेंगे, परंतु मुझे लगता है संवैधानिक दायरे में रहकर ही विरोध करें। एसआईआर क्या है? एक वोट चोरी का माध्यम है, और अगर वोट चोरी होगी तो स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है एसआईआर के माध्यम से, और हमने झारखंड विधानसभा से भी एसआईआर के विरोध में प्रस्ताव पारित करने का काम किया है। तो स्वाभाविक तौर पे हम इस राज्य में एसआईआर का कड़ा विरोध करेंगे। देखिए, इरफान अंसारी को कैसे सुर्खियों में रहना है इनको अच्छे से पता है। इनके जो बड़े नेता राहुल गांधी हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की किताबें लेकर चलते हैं, और उसी संविधान के तहत चुनाव आयोग ने इरफान अंसारी को सर्टिफिकेट दिया है चुनाव जीतने का, और उसी चुनाव आयोग के द्वारा कराए जा रहे एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और कह रहे बांध दीजिए, अधिकारी जो आएंगे रूम में बंद कर दीजिए। यानी अपनी ही सरकार के मंत्री अपने ही अधिकारियों को रूम में बंद करने की बात कर रहे हैं। इनको तो बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। अगली खबर आपको भोजपुर से बताएंगे, जहां एक नाबालिग को आईएसआई के द्वारा दी गई ट्रेनिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि भोजपुर के नाबालिग का आईएसआई कनेक्शन नजर आया है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। आईएसआई के लिए काम करने के आरोप उस पर लग रहे हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए नाबालिग को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने यह दावा किया है कि आईएसआई ने उसे राजस्थान, पंजाब और बिहार के संवेदनशील इलाकों में हैंड ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग दी थी। परिवार का कहना है कि माता पिता की मौत के बाद वो गलत संगत में पड़ गया और अपराध की राह पर आगे चल पड़ा। दिल्ली में हथियार सप्लाई करने से लेकर बाल सुधार गृह से भागने तक उसके कई मामले रहे हैं। रिश्तेदारों ने सुरक्षा का डर बताते हुए कहा कि सनकी स्वभाव के कारण उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। कुछ परिजन इसे फंसाया गया मामला भी बता रहे हैं। तो मैं अपने काज में रहता था, शाम को मैं जाता था, रात को देखते थे, रात को अपना वो अलग सोता था, मैं अलग रूम में बंद करके सोता था, और रात को क्या करता था उसकी जानकारी मुझे फोन पे किसी से बात करते हुए करता उठता किसी से बात करता था, लेकिन वो क्या बात करता था, कान में अपना एथी लगाए हुए रहता था, इसलिए कोई उतना गतिविधि हम उसको वॉच नहीं कर रहे थे। तो देखिए, नाबालिग के आईएसआई कनेक्शन को लेकर पुलिस ने बड़ा दावा किया है, बड़ा खुलासा कर दिया है। भोजपुर के नाबालिग के आईएसआई कनेक्शन होने के दावे पुलिस कर्मियों की तरफ से किए जा रहे हैं। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हो गई है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है कि कैसे आईएसआई से इसका कनेक्शन था, क्या ट्रेनिंग इसे दी गई थी। इसको लेकर पूरी तैयारी के साथ जांच पड़ताल चल रही है। आपको बता दें कि परिजनों का ये कहना है कि सनकी स्वभाव के कारण हम उनके साथ उसके रिश्ता हमने खत्म कर दिया था, और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जांच पड़ताल में और क्या कुछ खुलासा इस नाबालिग को लेकर होता है।
बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खबर आपको बताएं। जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ है, वैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। खास तौर पर बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार लगातार एक्टिव मोड में हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर जेडीयू की तरफ से पोस्टर साझा किया गया, तो दूसरी तरफ अब से थोड़ी ही देर पहले की ये तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें सीएम नीतीश कुमार आपको हाजीपुर पहुंचे हुए नजर आ रहे होंगे। वहां पर उन्होंने जूता फैक्ट्री का निरीक्षण किया है। औद्योगिक थाना क्षेत्र में ये जूता फैक्ट्री रूसी सैनिकों के लिए जूते बनाती है और यूरोप के बाजार में भी यहाँ के जूते की जबरदस्त डिमांड बढ़ रही है और इसीलिए इसी फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए सीएम नीतीश कुमार आज वहां पहुंचे और इसके लिए बड़ी तैयारी पहले से ही की गई थी। और ये तस्वीरें आपको सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं। हाजीपुर की ये तस्वीर है और जल्द ही घरेलू बाजार के लिए भी इस फैक्ट्री में जूते बनेंगे, ऐसी तैयारियां चल रही है। फिलहाल यहां से जूते जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं अलग अलग देशों में। यूरोप के बाजार में डिमांड है और इसके अलावा आपको बता दें कि ये जूता फैक्ट्री रूसी सैनिकों के लिए जूते बनाता है, जिसकी ज़बरदस्त डिमांड अब यूरोप के मार्केट में भी होने लगी है और इसी फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। आपको बता दें कि अपने चुनावी जनसभाओं के दौरान बिहार में औद्योगिकरण करने को लेकर लगातार नीतीश कुमार और पीएम मोदी ने भी अपनी जनसभा में इसकी चर्चा की थी। अगर आपको याद हो तो जीतने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था, निवेशकों को आमंत्रित किया था कि आप बिहार में आकर निवेश करें, यानी कि बिहार में औद्योगिकरण को और ज़्यादा विस्तार करने के लिए, उसे और बढ़ावा देने के लिए, उसका और विकास करने के लिए बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयार है और वो तैयारी आपको नजर भी आ रही होगी। सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं और जगह जगह जाकर फैक्ट्री का निरीक्षण करते आपको। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि उद्योगों को बढ़ाया जाएगा, उसी क्रम में आज हाजीपुर में जो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है इसका अवलोकन करने 3 फैक्ट्रियों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया। और एक तो यहाँ पर जो विंड चीटर और जैकेट बनते हैं और दूसरा एक जो विदेश में रशियन आर्मी को सप्लाई होते हैं बूट, वो, और यहाँ एक बिस्किट फैक्ट्री में सर ने जाकर यहाँ का काम देखा और यहाँ के वर्करों से भी बात की तो स्थानीय लोग ज़्यादा मिले और काफ़ी प्रभावित हुए कि अब हम लोग को यहीं काम मिल रहा है, हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता है। स्थानीय महिलाएं भी थी तो उसको देखकर माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी प्रभावित हुए और खुश होकर यहाँ से। और अगली खबर आपको भागलपुर के मधुसूदनपुर से बताएंगे, जहां मूर्ति को खंडित किया गया है, जिसको लेकर लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिली है। भागलपुर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, मधुसूदनपुर की तस्वीर, जहां पर असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को तोड़ दिया है। आपको बता दें कि सुबह जब लोगों ने मूर्ति को खंडित देखा तो उनमें काफी गुस्सा था। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भागलपुर के मधुसूदनपुर से। क्या करने तो देखे यहाँ पे आदमी एक जुटा था, बोला भैया मूर्ति तोड़ दिया है। हम भी देखते तो मूर्ति टूटा हुआ है। ये बाबा बोलता है 12-1 बजे रात में तोड़ा है। कौन तोड़ा है और कौन तोड़ा ये तो वही तो पता नहीं चला है। पुलिस को सूचना दिए, आए हुए हैं। यहाँ मनोहरपुर मोड़ पे सभी लड़का रनिंग करने आता है, सदियों से रनिंग करने आता है। यहाँ पे जो है ना बजरंगबली का मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। पूरा युवा आक्रोशित है, पुलिस प्रशासन भी पहुंचा गया है। अभी हुआ यही रात में हुआ है, कल रात में। कौन किया? अब कौन किया यही तो पता नहीं चल पाया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, IRCTC घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने एक याचिका दायर कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अर्जी लगाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की अर्जी, मौजूदा स्पेशल जज को बदलने की मांग की गई, विशाल गोगने को बदलने की मांग की गई है। मामले में उनके लालू यादव, तेजस्वी यादव और कई अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए करने वाले स्पेशल जज विशाल गोगने से मामले स्थानांतरित करने की मांग की गई है। राबड़ी देवी ने जज विशाल गोगने के सामने लंबित 4 मामलों को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए कहा कि वो उनके प्रति पक्षपाती हैं और पूर्व नियोजित मंच से मामले की सुनवाई कर रहे हैं। राबड़ी देवी की ट्रांसफर अर्जी पर कोर्ट कल मंगलवार तक सुनवाई कर सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि ये मामले लंबे वक्त से लंबित चले आ रहे हैं और इसीलिए
राबड़ी देवी ने ये कहा है कि ये पक्षपाती तरीके से मामले पर निर्णय लिए जा रहे हैं, पूर्व नियोजित तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस जज को बदल दिया जाए, इनकी जगह नए जज को वहां पर रखा। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है? राबड़ी देवी ने अर्जी में क्या कुछ बताया है, क्या लिखा है? देखिए, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी की तरफ से एक अर्जी जो है वो दायर की गई है राउजनी कोर्ट में। और ये जो अर्जी है ये IRCTC जो टेंडर स्कैम था, यानी कि रेलवे टेंडर घोटाला मामले में से जुड़ा मामला है। और इस मामले में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले सुनवाई के दौरान में कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस कोर्ट के द्वारा सुनाया गया, तो इस मामले में जो एक अर्जी दाखिल की गई है उस अर्जी में मौजूदा स्पेशल जज विशाल गोगने हैं उसको बदलने की मांग की गई है। और इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ हाल में ही जांच एजेंसी CBI के द्वारा आरोप पत्र जिस तरह से दायर किया गया था, तो इस मामले पे स्पेशल जज जो है विशाल गोगने, इस मामले पे उनसे इस मामले को ट्रांसफर कराने की मांग की गई है। इस मामले में जिस तरह से राबड़ी देवी ने कहा है, उनके तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें राबड़ी देवी ने जज विशाल गोगने के सामने लंबित 4 मामलों को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए कहा कि यह उनके प्रति पक्षपाती और पूर्व नियोजित मन से इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो इस मामले पर हो सकता है कि कल एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। राबड़ी देवी की ट्रांसफर अर्जी पर कोर्ट जो है कल मंगलवार को सुनवाई कर सकता है। तो देखना लाजमी होगा कि कल मंगलवार को इस मामले पर किस तरह से सुनवाई होती है, क्या उनके जो 4 जो मामले हैं उसको ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं, इस मामले पर कल महत्वपूर्ण फैसला आना है। जी शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और देखिए एक बार फिर से अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है और खूबसूरत नजर आ रही है। लगातार भक्तों का वहां पर सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि एक बड़ी तैयारी ध्वजारोहण को लेकर की गई है, भव्य तैयारी की गई है। फूल लाइट से अयोध्या को सजाया जा रहा है। अयोध्या में धर्म ध्वज की कैसी तैयारियां हैं, सीएम योगी आज इसको लेकर जायजा भी लेंगे। कल पीएम मोदी सुबह 11 बजे के आसपास राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे और यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले राम मंदिर परिसर में स्थित सभी मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे। वहां की परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना होगी। पीएम मोदी 25 नवंबर को ठीक सुबह 11 बजे राम मंदिर परिसर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले सभी मठ मंदिर के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद 11:58 से 12:30 के शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना होगी। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया है कि ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री व्रत भी रखेंगे, निराहार रहेंगे और यहां तक कि फल भी नहीं लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय वो 11 दिन के व्रत में थे, अगर आपको याद हो तो। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कल ये जो मंदिर की शिखा है, इसी शिखा पर धर्म ध्वज को फहराया जाएगा। फूलों से कैसे राम नगरी सज रही है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लाइट से रोशन है अयोध्या। राम नगरी में बड़ी तैयारियां की जा रही है। तो राम नगरी में ये भव्य तैयारी की 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। रामोत्सव को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही है और इस भव्य और दिव्य तैयारी को देखने के लिए आज खुद योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे, जायजा लेंगे कि सारी व्यवस्था बेहतरीन ढंग से की गई है या नहीं। इसे देखने के लिए आज योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और कल का दिन एक बार फिर से काफी भव्य और दिव्य होने वाला है। अंधकार का जो पताका था 500 वर्ष से, वो अंधकार का पताका नष्ट हुआ और सत्यमेव जयते, क्योंकि यत्र धर्मो ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। और ये विजय पताका है सनातनियों का। लेकिन एक बात बताएं, ये जो पताका है ये आधी अधूरी है। ये जो विजय है हमारी, ये आधी अधूरी है। जैसे पूरा बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है, प्रारंभ से लेकर आज तक उन विधर्मियों ने हमारी जड़ पर, हमारी आत्मा पर प्रहार किया है। शिव हमारी आत्मा है, कृष्ण हमारी आत्मा है, राम हमारी आत्मा है। तो 3 जगहों पर उन दुष्टों ने आक्रमण किया था। उसमें से एक जगह पे विजय पताका फहराई जा रही है। अयोध्या झांकी है, लेकिन मथुरा अभी बाकी है, काशी अभी बाकी है, दिल में दर्द अभी
बाकी है। उस दिल के दर्द को मिटाने के लिए जब यहाँ ध्वजा पताका फहराई जा रही हो, उसी समय सनातनियों को एक संकल्प लेना चाहिए। उसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मन ही मन संकल्प कर लेना चाहिए कि यही पताका काशी में भी फहराएगी और यही पताका मथुरा में भी फहराएगी। महाराज जी, आज अयोध्या का हम समय देख रहे हैं, आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे। छतरपुर नई दिल्ली से आप आह्वान करते हैं, धर्म संसद में आप बोलते हैं कि हमें राम राज्य लाना है। फिर हमने बागेश्वर वालों की भी यात्रा देखी, आपने किस तरह से ब्रज से जो आह्वान किया, क्या यही राम राज्य की कल्पना आप कर रहे हैं? राम राज्य की शुरुआत है। अच्छा, राम राज्य की शुरुआत है और सनातनी इसी दिशा में गए। पहले तो राम राज्य समझ लीजिए। कई लोग कहते हैं कि आपके हिंदू राष्ट्र में, आपके भारत में, आपके राम राज्य में मुसलमान असुरक्षित हो जाएंगे। आई एम सॉरी टू से, ये सच नहीं है। राम राज्य कहते किसको हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा। राम राज्य किसी को दुख नहीं देता है, राम राज्य सबको सुख देता है। और एक आध राज्य ऐसे हैं जहां वो सुख अपने आप को ही सुखी पाते हैं। या तो उनके हो जाओ, नहीं हो जाओगे तो तलवार और तुम्हारे पेट में यूं घुसेड़ देते, सब कुछ मार मूर के खत्म कर देते। वो राज्य नहीं है हमारा। राम जी का वो राज्य नहीं है। राम जी का राज्य है, कुत्ता भी अगर आए उसे भी न्याय मिलता है, चेंटी को भी खाना मिलता है। और राम राज्य का मतलब जानते क्या है? शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, ये है राम राज्य। इस राम राज्य को हम सपने सजो रहे हैं। किसको तकलीफ है भाई? कौन चाहता है बकरी काटना? कौन चाह रहा है बकरे काटना? कौन चाह रहा है सिंहों को मारना? कौन चाह रहा है आपस में द्वेष पैदा करना? राम राज्य को जानने के लिए पहले राम को जानेंगे, तब राम राज्य। और यहाँ रुकेंगे एक